नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। शिवानी जी की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है भूल। सच में दोस्तों, विधाता की लीला अपरंपार है। दोस्तों, एक अनुरोध आपसे और था कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी भूल। कलकत्ता की भड़कीली सड़कों को चीरती गिरीश की कार तिवारी मैंशन के द्वार पर खड़ी हुई और वो सहम गया। स्टेट्स के स्काईस्क्रैपर्स देखने की अभ्यस्त तरुण इंजीनियर की आंखें भी क्षण भर को चौंधिया गईं। संगमरमर के दो विशाल हाथी अपनी भव्य सूढ़ों में गृहस्वामी के नाम से अंकित पाटी को थामे थे। चौकोर टुकड़े पर खुदा था श्री कृष्ण चंद्र तिवारी। अचानक गिरीश को अपनी अल्पज्ञता का भास हुआ। क्यों वह अपने पिता के कहने में बहक गया? किसी होटल में भी तो रहने की व्यवस्था हो सकती थी। उसके ताऊ के लड़के राजेंद्र ने उसे आगाह भी किया था। बच के रहना यार, बड़े घाघ हैं तिवारी जी। मेरा साला विलायत से लौटा और हिंदुस्तान मोटर में ही नौकरी लगी। ऐसा जाल फैलाया कि तीसरे ही महीने अपनी लंगड़ी बदसूरत बेटी उसके पल्ले बांध दी। पर गिरीश था एक ही सूस। कनाडा, मॉन्ट्रियल, फ्रांस में एक से एक सुंदरियों के कटाक्षों को उसने आसानी से कांटों की तरह निकाल कर फेंक दिया था। फिर उस चितरंजन से उसे 3 ही माह की तो ट्रेनिंग लेनी थी। तिवारी जी उसके पिता के बाल्यकाल के सखा थे। कई वर्ष पूर्व वे अपनी जन्मभूमि की ममता त्याग कर कलकत्ता में ही बस गए थे। केवल हाई स्कूल पास होने पर भी आज वे कलकत्ता के यशस्वी व्यवसायियों में से एक थे। उनकी कुशाग्र व्यवसायी बुद्धि ने भाग्य लक्ष्मी को मुग्ध कर लिया था। वे अब भूल चुके थे कि उनके पिता कभी फटी धोती का कछौटा कस, कान पर जनेऊ चढ़ा, हाथ में पिच की लुटिया लेकर दिशा जंगल जाया करते थे। अब उनके स्नानगारों का दर्पण सा चमकता फर्श दूध से धुला लगता था। बड़े बड़े संगमरमर के चौबच्चों में गुलाब की पंखुड़ियां मसल कर उनकी 10-10 महिमामयी राजकन्याएं नहाती थीं। डॉज, फिएट, ब्यूक के अलावा उनके द्वार पर 4 घोड़ों जुती एक चमकती विक्टोरिया भी खड़ी रहती थी। उस पर नीली लेस लगे जालीदार पर्दे लटकाकर तिवारी गृहिणी राजमहिषी का सा श्रृंगार कर संध्या को नित्य सैर करने जाती थी, क्योंकि पेट्रोल के धुएं से उन्हें सख्त नफरत थी। लक्षाधिपति तिवारी जी के हृदय में एक शल्य नियति ने चुभो ही दिया। कुमाऊं के बिरला नाम से विख्यात लक्ष्मी के दुलारे पुत्र के सुख के कोष का एक भाग एकदम ही रिक्त था। उनके कोई पुत्र नहीं था। प्रत्येक वर्ष बिटियाओं का एक जोड़ा कबूतरियों सा उनके मोतीपुरे चौक में गुटुरगू करने लगता। असंख्य मनौतियां मनाकर भी 5वें वर्ष एक जोड़ी पुत्रियां और हुईं और इस प्रकार वे पूरी 10 पुत्रियों के पिता बन गए। किंतु अपने अपार वैभव का चुग्गा फेंकते ही उन्होंने एक से एक बड़े ओहदों पर नियुक्त दामादों को जकड़ लिया था। 8 पुत्रियों के घोर कृष्ण वर्ण, मोटी फैली नाक, यहाँ तक कि 8वीं कृष्णा और कावेरी के ग्रहण के पैरों पर भी उनके आईएएस और इंजीनियर जमाताओं को आपत्ति नहीं हो रही थी। दहेज के भार से वे जमाताओं की गर्दन ही दबाकर रख देते थे। सिर उठाकर नई पत्नी के दोष और गुणों को परखने का फिर उन्हें समय ही नहीं रहता। किंतु गिरीश को उनकी 2 पुत्रियों के नयन नक्श से कुछ लेना देना नहीं था। वो नया नया इंजीनियर बनकर विदेश यात्रा से लौटा था। किसी को भी उसकी सी सरल आदतों के संयमशील मेहमान को अपने यहाँ रखने में विशेष कष्ट नहीं होगा, यही सोचकर वो अपने को मार्ग भर सांत्वना देता आया था। विदेश से ताज़े लौटे प्रत्येक भारतीय की भांति वो केवल कच्चा सलाद और उबला भोजन खाता था। अपनी नायलॉन की इस्त्री के बवाल से परे कमीज़ों को स्वयं 5 मिनट में धोकर सुखा लेता था। न उसे सिगरेट का चस्का था, न शराब से लगाव। अपने साथ वो एक बिजली की केतली भी रखता था, जिससे सुबह सुबह उसे चाय के लिए किसी को कष्ट न देना पड़े। उसे जब कलकत्ता जाने का आदेश मिला तो उसके पिता ने कहा था,
अरे, अपने किशनैया के रहते तुम्हें कहीं रहने की क्या चिंता? हजार हो, है तो अपने गांव का। फिर मैंने ही हिसाब के पर्चे से नकल करवा के उसे हाई स्कूल पास करवा दिया था। इस एहसास को वो कभी नहीं भूलता। तुम्हें बड़े प्रेम से रखेगा। सचमुच ही उनका अत्यंत आग्रहपूर्ण पत्र आ भी गया और गिरीश कलकत्ता आ गया। स्टेशन पर चमचमाती वर्दी पहने उनका ड्राइवर उसे कार में लेवाने आया था। अपने विदेश से लाए ग्लास फाइबर के नीले सूटकेस की चमक से उसने छोटे से अल्मोड़ा की सरल आत्मीय स्वजनों की भीड़ को चौंधिया दिया था। पर आज बड़ी झिझक से ही उसने उस सूटकेस को ड्राइवर को थमाया। ड्राइवर के कोट पर तिवारी जी का सुनहरा मोनोग्राम चमक रहा था। बड़ी हेय दृष्टि से उसने सूटकेस के साथ की पोटली को उठाया। गिरीश बेचारा कट कर रह गया। सूटकेस 350 का था और बड़े से बड़ा कला पारखी भी उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकता था। किंतु ठीक चलते समय उसके पिता ने एक पोटली में पहाड़ी दालें और तीव्र सुगंध का पहाड़ी मसाला जम्बू अपने बाल्य सखा के लिए बांध दिया था। सुदामा की स्नेह पगी पोटली को बेचारा गिरीश फेंक भी नहीं सका, पर उससे सूटकेस का पूरा व्यक्तित्व मिट्टी में मिल गया। बढ़िया ट्वीट का कोट पहनाकर जैसे किसी ने उसके सिर पर लाल गमछा बांध दिया हो। तिवारी जी के प्रवेश द्वार से होकर वो भीतर गया। एक माली मेहंदी की बाड़ को पानी से तर कर रहा था और भीगी मेहंदी की खुशबू से पूरी कोठी सुवासित हो रही थी। लंबी गैलरी से लेकर दीवान खाने के कमरों तक दीवारों की शोभा देखते ही बनती थी। लगता था किसी आधुनिक कला प्रदर्शनी का एक सजा सजाया कक्ष हो। कहीं कहीं पर सिरकटी नारी की आधुनिक क्यूबिज्म में ढली मूर्ति खड़ी थी, कहीं पिकासो के वृद्ध चित्र थे और कहीं नागफनी के कटीले पौधों को ग्वालियर के गमलों में सजा कर बिखेर दिया गया था। बड़ी लंबी दूरी पार कर उसे एक गोल कमरे में बिठाकर ड्राइवर बोला, आप बैठिए, मैं रानी जी को बुला लाता हूँ। ओह रानी जी! बेचारा गिरीश बुरी तरह सहम गया। सुदामा पोटली को सूटकेस की आड़ में छिपाकर उसने इधर उधर देखा। कालीनों के सोफियाने रंग से मेल खाते भारी भारी पर्दे थे, वायलिन के आकार के सोफे थे और हर रंग की रेशमी गद्दियों के रंगों की भीड़ में देखने वाला डूब कर रह जाता था। आओ बेटा, अरे अरे पैर क्यों छूते हो? अब कौन ये सब मानता है? तुम्हारे चाचा आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में गए हैं, आते ही होंगे। शहद की चाशनी में डूबे स्वर की मिठास ने गिरीश को बांध लिया। आओ बेटा, तुम्हारे लिए मैंने चाय तुम्हारे ही कमरे में मंगवा ली है, वहीं चले। कई कमरों को पार कर वे उसे एक गोल कमरे में ले गईं। स्वच्छ कमरे में एक पलंग बिछा था और छोटी मेज पर ट्रे धरी थी। बैठो बेटा, मैं चाय बनाती हूँ, कहकर वे अपने गोल गोल हाथों से चाय बनाने लगीं। आह, कितनी खुशी होती है अपने देश का कोई पंछी भी दिख जाए तो। 30 साल से इस मरी कलकतिया में ऐसे फंसे कि पहाड़ों को देखने को आंखें तरस गईं। क्यों बेटा, अब तो बदल गया है ना पहाड़? जी हाँ, गिरीश ने कहा, थोड़ा बहुत तो बदला ही है। हाँ, सो तो है ही। हम कितना भी बदलें, कहलाएंगे तो पहाड़ी ही। क्या करूं बेटा, हमें तो तब भी अपनी भाषा आवे है, पर इन छोरियों को ना आवे है पहाड़ी मुल्क के रीति रिवाज। मरी एकदम बंगालिने बन गई हैं। इसी से जब पहाड़ में ब्याह होता है तो मरियों की देह 4 ही महीने में सूख सोंठ बन जावे है। सब तो पार लग गई, अब तिप्पी दिप्पी ही का आखिरी जोड़ा बचा है। तिवारी जी की पत्नी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे जूते की किसी नामी दुकान का चतुर सेल्समैन अपनी दामी जूतियों की अंतिम जोड़ी दिखाकर कह रहा है कि खरीद लो, नहीं तो ये भी बिक जाएगी। ये मेरी चौथी जोड़ी लड़कियों की स्टडी थी बेटा। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने गिरीश के कमरे को देखकर कहा, ये कृष्णा की बनाई कश्मीर की उर्वशी का पेंटिंग देख रहे हो ना? तरुण कलाकार संघ के दल को लेकर रूस भी गई थी मेरी किस्ना। और ये रहा कावेरी का तानपूरा, कैसे शौक से गाना सिखाया था, सब मिट्टी हो गया। एक का ब्याह हुआ अल्मोड़ा, दूसरी का रानीखेत। निगोड़े कुमैयों के बीच बड़ी मुंगोड़ी तोड़ने में ही पक्की पहाड़ने बन गईं। लो, तुम्हारे चाचा जी भी आ गए।
कार रुकी और गिरीश के तटस्थ होने से पूर्व ही तिवारी जी स्वयं उसके कमरे में घुस आए। आ गए बेटा, मैं तुम्हें लाखों की भीड़ में भी पहचान लेता, हूबहू अपने पिता का नक्शा है, कहकर उन्होंने गिरीश को बाहों में भर लिया। चलो पहले खाना खा लें, 1 बज गया है, कहकर वे उसे खाने के कमरे की ओर ऐसी आत्मीयता से गलबहियां लेकर चले जैसे पुराने हम उम्र साथी हों। मेज पर बड़े बड़े चांदी के थालों में फूली फूली पूरी कचौरियों के बीच चमकती कटोरियों से व्यंजनों की मदमस्त सुगंध उठ रही है। तिवारी जी की पत्नी की रसीली बातों का क्रम चलता जा रहा था। ये अचार लो बेटा, मेरी किसना ने डाला था, वो पापड़ मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी से बनवाए हैं। अरे रायता नहीं लोगे? वाह भाई, कैसे पहाड़ी हो। हाय मैं मर गई, 2 ही पूड़ियों में अघा गए। बहादुर साहब को बर्फ डाला पानी दो। राम सिंह गरम कचौड़ी लाना 1 ठो। श्याम सिंह गिलौरियां फ्रिज में रख दो। तिवारी दंपत्ति के स्नेह और स्वादिष्ट व्यंजनों की बाढ़ में गिरीश डुबकियां खाने लगा। तिवारी जी का आतिथ्य नहीं, बाबर की कुशल तुलगमा रणनीति थी। चारों ओर से निरीह इंजीनियर को घेर कर उन्होंने अंतिम बारूद का गोला फेंका। आओ तिप्पी दिप्पी, ये है मेरी सबसे छोटी पुत्रियां और ये है मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त का बहुत प्यारा सा बेटा। हाथ का ग्रास छोड़कर गिरीश विनय पूर्वक अभ्यर्थना के लिए उठने लगा तो तिवारी जी ने हाथ खींचकर बिठा लिया। डोंट बी फॉर्मल, घर में कैसा तकल्लुफ, तिप्पी दिप्पी यहीं बैठ जाओ बेटी, कहकर उन्होंने गिरीश के सामने ही दोनों को बिठा दिया। एक बार ही देखा गिरीश ने, ऐसा सुघड़ नयन नक्श पहाड़ में कम ही दिखता है। गौरवर्ण तो कुमाऊं वासियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, किंतु बड़ी बड़ी कटावदार आंखें, पतली सुघड़ नासिका के नीचे फड़कते अधर, प्रत्यंचा सी भवों में कामदेव का धनु ही साकार हो उठा था। सबसे अधिक आश्चर्य कि दोनों की हंसी की छटा भी एक सी ही थी। एक ही रंग की गुलाबी साड़ी में दोनों उसे ऐसे लगी जैसे खिलते गुलाब की 2 एक सी पंखुड़ियां हों। नाम था तृप्ति और दीप्ति। ठीक कहा था उनकी माँ ने, नाम ही नहीं, उनके तरल दृगंचल एलोकेशी जूड़े और तात की साड़ियों की बंधी भांज तक में बंग भूमि की स्पष्ट छाप थी। इन्हें इनके माता पिता भी कैसे पहचानते होंगे, वो सोच रहा था। धीरे धीरे स्वयं उसकी समझ में आ गया। तिप्पी दिप्पी के अभिन्न व्यक्तित्व में भी विधाता ने हल्की सी पहचान बना दी थी। दोनों की पलकें रेशमी और नुकीली थीं। दोनों के प्रशस्त ललाट की गठन भी एक सी थी। गोल ठुड्डी की बनावट में भी आश्चर्यजनक साम्य था, किंतु एक की ठुड्डी पर एक हल्का सा काला तिल था और वही थी तिप्पी। एक पहचान और थी, दिप्पी 1 मिनट भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकती थी। कभी वो लपक कर फिर से फूलदान ही लगाने बैठ जाती, कभी सुपारी की तश्तरी से झपट्टा मारकर मुट्ठी भर सौंफ ही भाग लेती। तिप्पी थी चुपचाप। उसका अलस सौंदर्य एक सुनहरे चौखट में मढ़े सुंदर चित्र की भांति निर्जीव था। उसकी लंबी लंबी अंगुलियां प्रायः उसकी लटों से खेलती और किसी दार्शनिक सी रहस्यमयी डूबी निगाहों से वो कभी खिड़की से देखती रहती, कभी अलसाई पालतू बिल्ली सी सोफे पर पड़ी पुस्तकें ही पढ़ती रहती। गिरीश को आए 1 माह बीत चुका था, पर कभी वो दोनों जुड़वा बहनों के एक से व्यक्तित्व की भूल भुलैया में भटक कर रह जाता। कभी घबरा कर तिप्पी कह देता और वो लज्जा से लाल पड़ जाती। इसी लाली से वो उसे पहचान लेता। मुखरा दिप्पी अकारण ही कभी उसे कॉफी देने के बहाने, कभी अखबार लेने के बहाने उसके कमरे में आ जाती, किंतु तिप्पी आंचल बचाकर उससे ऐसे बच बच कर छिटक जाती जैसे उनके गृह में आया वो पाहुना विष का बुझा तीर हो। उसका यही लाज भीना सौंदर्य न जाने कब गिरीश को बांध गया। एक दिन न जाने कैसे उसे सदा कन्नी काट जाने वाली तिप्पी ही कॉफी का प्याला लेकर उसके कमरे में आ खड़ी हुई। फागुन का महीना था, हवा के हर झोंके में अबीर और गुलाल की रंगीनी थी। गिरीश ने देखा तिप्पी की सलज्ज दृष्टि में प्रेम का दिव्य प्रकाश था, जैसे कह रही हो, मैं सदा से तुम्हारी ही हूं और तुम्हारी ही रहूंगी।
प्याला थामकर गिरीश ने उसकी मृणाल बाहुओं को घेर लिया। पत्ते सी कांपती वो क्षण भर उसकी बाहों में सिमट कर खो गई, फिर एक झटके से हाथ छुड़ाकर तीर सी छिटक गई। उसके सुवासित जूड़े का स्पर्श कमरे को घेर कर रह गया। रात को खाने की मेज पर उसे देखते ही तिप्पी का चेहरा वीर बहूटी बन गया और सबकी दृष्टि बचाकर उसने गिरीश को सलज्ज दृष्टि से देखकर फिर सिर झुका लिया। एक दिन उठते ही चाची ने कहा, निगोड़ी दोनों को खसरा निकल आया है। इनका बचपन से ही यही हाल रहा, एक बीमार पड़ी तो दूसरे ने भी खाट पकड़ी। 15 दिन बाद दोनों को खाने की मेज पर देखकर गिरीश अवाक रह गया। किसी के चेहरे पर भी तिल नहीं था। देखो तो माया भगवान की बेटा, ठुड्डी का तिल भी खसरे ने साफ कर दिया। अब मरियों का कन्यादान भी देखभाल कर करना होगा। अब तू ही पहचान तो, कौन है तिप्पी और कौन है दिप्पी। गिरीश ने आंखें उठाईं और एक चेहरा लाल पड़कर रह गया। ये तो है तिप्पी। लाल चेहरे की ओर देखकर वो बोला, वाह बेटा, खूब पहचाना, ये तो दिप्पी है। वे हंसकर बोली, पर गिरीश सोच में पड़ गया। उसे देखकर तो तिप्पी ही लाल पड़ती थी। और एक दिन वो इससे भी बड़ी भूल कर बैठा। तिवारी परिवार के रसीले आत्मीय वातावरण में सुदीर्घ 3 माह तेजी से बीत गए। बड़े अनमने चित्त से वो सामान बांध रहा था। शाम की गाड़ी से उसे दुर्गापुर की नई नियुक्ति पे जाना था। ओहो, सामान बंध भी गया। बड़ी आत्मीयता से तिवारी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो बेटा, तुमसे कुछ कहने आया हूँ। तुम्हारे पिता का मेरे पास एक पत्र आया है। अब तुमसे क्या छिपाऊं। मैंने ही उन्हें एक पत्र लिखा था कि यदि आपत्ति ना हो उन्हें, तो उनके इस अनमोल हीरे को मैं चुराकर गांठ में बांध लूं। फिर अपनी रसिकता से वे स्वयं ही हो कर हंस उठे। तरुण इंजीनियर का हृदय धक धक करने लगा। मेरी 2 पुत्रियां हैं, तृप्ति और दीप्ति। तुम आज जा रहे हो। तुम्हारी चाची ने आज कुछ लोगों को चाय पर बुला लिया है। उसी घरेलू चाय पानी के बीच आज शुभ उत्सव का श्री गणेश कर लेंगे। ये अंगूठी भी तुम्हारे पिता ने भेज दी है। जिससे चाहो आज अंगूठी तुम्हें पहनानी ही होगी। अच्छा, तैयार तो हो गए हो, चलो ड्राइंग रूम में ही बैठे। प्रायः घसीट कर ही तिवारी जी उसे ले गए। फिर पलक मारते ही सब कुछ हो गया। श्री और श्रीमती फुरदेश जी टाटा थे। विशाल देह को चमकाती चमकती शेरवानी की पर्दी में घेरे गोयनका जी भी थे और भी न जाने कितने लोग बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। दोनों बहनें सिर झुकाए एक ही सोफे पर बैठी थीं। बीच में सांस रोके चाची थीं। जैसे उन्हें भय हो रहा था कि कहीं उनके बोलने से भी उनकी पुत्रियों के आधुनिक स्वयंवर की मौलिकता नष्ट न हो जाए। एक बार विवश दृष्टि से गिरीश ने देखा, दमयंती के स्वयंवर में खड़े देवताओं की छलना से भी अधिक दुरूह ये कैसी भयंकर छलना थी। कितना पागल था वो। तिवारी जी से समय भी मांग सकता था। चाची से कह तो सकता था कि वो तिप्पी को स्वयं ही अंगूठी पहना दे। किंतु कहते हैं कि मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसके जन्म, मरण और विवाह का लेखा बन जाता है। दुर्भाग्य से गिरीश के जीवन के लेखे में भूल से दिप्पी का ही नाम लिख गया था। न जाने कब उसने एक अंगूठी पहना दी। कहती थी ना मैं आपसे, इतनी देर तक चाची की वाणी का बंधा संयम टूट ही गया। ब्याह मेरी दिप्पो का ही होगा। तिप्पी तो मेरी विलायत पढ़ने जाएगी। गिरीश स्तब्ध होकर बैठा ही रहा। सदा उसे देखते ही गुलाबी पड़ जाने वाला चेहरा एकदम सफ़ेद था। लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे। फ्लैश के कैमरे फटाफट तस्वीरें खींच रहे थे। किंतु उसे उस सांझ की याद आ रही थी जब सहसा यौवन की आनंदमयी तरंगों से उसका तरुण हृदय क्षण भर को आंदोलित हो उठा था और कमरे के अस्पष्ट आलोक में भी उसने एक सलोने चेहरे के तिल को पहचान लिया था। आज विधाता ने वही पहचान छीनकर उससे ये कैसा परिहास कर डाला। तीसरे ही महीने बड़े धूमधाम से उसका विवाह हुआ। बंगाल की शहनाई की करुण गूंज और विदा के गीतों के उदास थपेड़ों के तले तिवारी मैंशन सिसकियां ले रहा था। नई दुल्हन अपने 8 जीजा और जीजियों की जोड़ियों से विदा ले चुकी थी।
हाय, मेरी तिप्पी कहाँ गई? 4 दिन से बिना खाए पिए पड़ी है। तिवारी जी की पत्नी का स्वर आया। जन्म से भी तो बहनें कभी नहीं बिछुड़ी। गिरीश का समस्त उल्लास काफूर सा पड़ गया। उसकी आंखें द्वार पर ही लगी रहीं। अचानक पैरों की आहट से उसने चौंक कर देखा। सूजी आंखें और उलझी बिखेरी लटे बिखरे तिप्पी न जाने कब बहन के पास आकर खड़ी हो गई थी। अरे, ये माथे पर घाव कैसे हो गया? गिरीश ने देखते ही कहा। सचमुच भव्य ललाट की निर्दोष गढ़न में एक तिरछे घाव का निशान था। पिछले महीने रिक्शे से गिर गई थी मरी। तिल गया तो भगवान ने दूसरी पहचान बना दी। अब इस पहचान का क्या होगा? एक तो जा ही रही है। कहकर तिवारी जी की पत्नी विदा होती कन्या को देखकर फिर से सकने लगी। सब से सक रहे थे। केवल तिप्पी ही प्रस्तर मूर्ति सी अचल खड़ी थी। काश ये घाव पहले बना होता, सोच रहा था गिरीश। अलौकिक तेज और सौंदर्य की कांति से दीप्त तिप्पी ने एक बार भी दृष्टि नहीं उठाई। बोझिल रेशमी पलकों की चिलमन उठाकर गिरीश देख नहीं सका। न जाने उन बड़ी बड़ी आंखों में उपालंभ था या क्षमा। तो अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा लिखित एक कहानी भूल। तो देखा दोस्तों, किस तरह विधाता का लिखा अटल होता है। कोई कुछ भी करे, अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए अगली कहानी के साथ फिर आप सबके सम्मुख उपस्थित होने के लिए। नमस्कार।